नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। दिल्ली का चुनाव घोषित हो चुका है और उसके साथ ही साथ दिल्ली पूरा का पूरा रणक्षेत्र बना हुआ है। अखाड़े खुदे पड़े हैं। अखाड़ा तो वहां 2014 से खुदा पड़ा है। मोदी जी ने स्वयं वहां मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने जो सबसे पहला पोस्टर वहां लगा वो लगा, दिल्ली चली मोदी के साथ। डॉक्टर सलीम साहब, आपकी टिप्पणी। आप दंगल में आमतौर से दो पहलवान होते हैं, लेकिन दिल्ली के दंगल में तीन पहलवान हैं और वो तीनों का नाम हम लोग जानते हैं। बी आर चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई थी, पति पत्नी और वो, और उसके बाद में उसका रीमेक भी हुआ। तो पति पत्नी से तो घर संसार बनता है, लेकिन जब वो आ जाती है तो फिर बहुत सारा कुछ गड़बड़ी होने लगती है। तो दिल्ली में भी पिछले दो चुनाव के मुकाबले अब बहुत कुछ बदल रहा है। देखिए, ये चुनाव से पहले जो कुछ हुआ, मतलब आज तो उसका जो है वो घोषणा हुई है। सबसे पहले ये हुआ कि कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने ये तय किया कि हम अलग से इलेक्शन लड़ेंगे, हम एक साथ नहीं लड़ेंगे। ये इंडिया गठबंधन में दोनों शामिल है, तो इसकी वजह से सब लोग चिंतित हो गए। डॉक्टर सुनीलम साहब भी चिंतित हो गए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पंजाब में जो है इन लोगों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा, बीजेपी को उसको कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह से बंगाल में इन लोगों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा, बीजेपी को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और महाराष्ट्र में इन लोगों ने साथ में इलेक्शन लड़ा, तो इसमें जो है वो बीजेपी का फायदा हुआ। तो ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि ये लोग साथ लड़ेंगे तो जीत ही जाएंगे और अलग अलग लड़ेंगे तो नहीं जीत सकेंगे। बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी काम करते हैं। इस इलेक्शन में एक ट्विस्ट उस वक्त आया जबकि अरविंद केजरीवाल ने 1 तारीख को, यानी साल के पहले दिन, आरएसएस को एक लेटर लिख दिया और ये कह दिया कि भाई क्या आरएसएस जो है वो उन लोगों का समर्थन करेगी जो कि उत्तराखंड और ये जो हिमाचल वगैरह के लोग हैं उनके नाम कटवा रही है, या ये कि जो लोग पैसे बांट रही है। देखिए, बजाय तो ये हुआ कि भाई मोहन भागवत को या आरएसएस को क्यों इन्होंने लेटर लिख दिया, लेकिन उसमें एक बिटवीन द लाइन एक मैसेज है कि जो आरएसएस के समर्थक हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और बीजेपी ये सब कर रही है कि लोगों का नाम पुलिस से कटवा रही है और पैसे बांट रही है, और इसके बावजूद आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट करती है, तो उससे सहानुभूति रखने वालों को आरएसएस की बात नहीं मानना चाहिए। तो या तो आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट ना करे, और अगर फिर भी करती है तो उसके लोग उसकी बात नहीं माने। तो ये एक संदेश इनडायरेक्टली जो है वो 1 तारीख को दिया गया। अब आप ये देखिए कि जो आरएसएस के समर्थक है उनको करीब करने के लिए ये किया गया, लेकिन रमेश बिधूरी ने जो काम कर दिया तो उसके बाद तो ऐसा लगता है कि उसकी जरूरत ही नहीं थी। रमेश बिधूरी जो है उसने पहले दानिश अली के बारे में क्या क्या कहा हम लोग जानते हैं। उसने वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो तो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, आतंकवादी वगैरह, लेकिन उसने कहा कि दानिश अली जो है वो मुल्ला है, इसको ले जाके हमको पाकिस्तान में फेंक देना चाहिए। बीजेपी ने यह किया कि उसका टिकट काट दिया, यानी उसी को जो है वो संसद से बाहर फेंक दिया। अब आप ये देखें कि उसने पहला जो कमेंट किया तो वो प्रियंका के बारे में कहा कि हम जो है वो सड़कों को उनके गाल की तरह बना देंगे। अरे भाई, और फिर ये कहा कि चूंकि लालू यादव ने ये कहा था कि हम हेमा मालिनी की तरह बना देंगे इसलिए मैं ये कह रहा हूं, यानी उसको जस्टिफाई किया। तो आप अपनी पार्टी की किसी नेत्री के बारे में कह देते, क्या उनके गाल ऐसे नहीं है कि जिनकी तरह आप सड़क बना सकते हैं? तो ये महिलाओं के साथ, महिलाओं के गालों की तरह सड़क बनाने की बात जो है ये बहुत ही खराब बात है। लेकिन रमेश बिधूरी ने उसको जस्टिफाई किया। उसने कहा कि जब तक कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी, जब तक लालू जी माफी नहीं मांगेंगे, मैं नहीं मांग। अब उसके बाद उसकी जबान और फिसली और उसने कह दिया कि भाई आक्षी ने, जो उसके सामने कैंडिडेट, उसने जो है वो अपना बाप बदल दिया। देखिए, ये इससे बड़ी गाली कोई और नहीं हो सकती। तो ये कह के रमेश बिधूरी ने इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी अगर कल को जीत जाती है, कमल खिल जाता है,
तो मुख्यमंत्री मेरे से अच्छा कोई और नहीं हो सकता। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में जिसकी जबान जितनी गंदी, जिसके विचार जितने गंदे, जो जितना गिरता है पार्टी में उसका कद उतना बढ़ता है। हाई कमांड भी उसको अप्रिशिएट करता है और जो नीचे के वर्कर है, जो अंधभक्त इन्होंने तैयार किए हुए हैं, वो भी उससे खुश होते हैं। वो भी गिरिराज सिंह से खुश होते हैं, वो भी हमारे यहाँ नीतीश राणे है उससे खुश होते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि बदजबान लोगों की कद्र कीमत वैल्यू बढ़ती है। तो आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर निकाला था, उसमें यह था कि एक घोड़ा दिखाया गया, उसके ऊपर छतरी दिखाई गई और ये कहा गया कि भाई अपना दूल्हा तो बताओ, इसलिए कि दूल्हे की सीट खाली थी। तो रमेश बिदूरी ने यह बता दिया बगैर बोले कि भाई दूल्हा तो मैं हूं, इसलिए कि मेरे से अच्छा दूल्हा और कौन हो सकता है। लेकिन ये बिदूरी वाला जो दाव है, ये इनका उल्टा पड़ गया। और अब आप ये देखें कि गोदी मीडिया हजार बात करता है लेकिन बिदूरी के बयान की बात नहीं करता, इसलिए कि बहरहाल आप किसी महिला को लाख लाडली बहन बोलो, आप उसको लाख पैसा दो और बाद में ये बोल दो, जैसे महाराष्ट्र के एक लीडर ने शिवसेना के कह दिया कि ये तो जो है वो तवायफों से भी ज्यादा खराब है जो पैसे लेके वोट देती हैं। लेकिन जब आप उसका अपमान करोगे, जब आप उसके दिल को ठेस पहुंचाओगे, तो महिलाएं इसको फील करेंगी और उसकी नजरों में वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज कर दी है। अब आप देखिए कि जो सीएम है उसके खिलाफ तो बिदूरी को लड़ाया जा रहा है और जो केजरीवाल है उसके खिलाफ ये लोग लड़ा रहे हैं परवेश वर्मा को, जिसने वो जो एनआरसी की मूवमेंट चल रही थी उस वक्त ये कहा था, महिलाओं की मूवमेंट थी, वो औरतें उसमें आगे आगे थी शाहीन बाग में, तो उसने कह दिया था कि ये लोग आपके घर में आएंगे और आपकी माँ बहनों को जो है वो उनका वो कर देंगे, उनको रेप कर देंगे। यानी इतनी तुच्छ बात, और उसकी वजह से पिछले इलेक्शन में उसको हटाया गया था। आज उसको केजरीवाल के सामने उम्मीदवार बनाया गया, लवली सिंह को उम्मीदवार बनाया गया जो कांग्रेस से वापस आया, गहलोत जो आम आदमी पार्टी से वापस आया उसको टिकट दिया गया। ये किस बात का संकेत है? ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम का कैंडिडेट नहीं है, इसलिए मोदी जी को आगे करना पड़ रहा है। इनके पास जो है वो विधायक के कैंडिडेट भी नहीं, और इस तरह के चोर लोगों को जो है वो टिकट देके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये इलेक्शन जीते। और सही बात यह है कि उसके पास कोई नैरेटिव भी नहीं है। अभी आप देखिए कि कभी तो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं और कभी अजमेर शरीफ में जो है वो चादर भिजवाते हैं। तो वोटर इससे कंफ्यूज होता है, उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर ये चाहते क्या है। और जब ये रेवड़ियां बांटने की बात करते हैं तो रेवड़ी बांटने में तो ये केजरीवाल को हरा ही नहीं सकते। और केजरीवाल का मामला ये है कि वो सपना नहीं दिखा रहा, वो वादे नहीं कर रहा है, उसने दिया है, उसकी रेवड़ी लोगों ने चखी है। और देखिए रेवड़ी चखने में और रेवड़ी दिखने में बहुत बड़ा फर्क है, जो हमको महाराष्ट्र और झारखंड में दिखाई दिया। महाराष्ट्र की जो सरकार थी बीजेपी की, वो रेवड़ी चखा रही थी इसलिए जीत गए। और झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार थी वो भी रेवड़ी चखा रही थी, तो इसलिए हेमंत सोरेन जीत गया। तो जिसकी रेवड़ी चखते हैं लोग तो उसके नमक का ख्याल करके उसको वोट देते हैं। और दिल्ली के लोग जो है वो केजरीवाल की रेवड़ी चख रहे हैं, तो इसलिए जब ये बोलते हैं बात अपने बीजेपी वाले कि हम ये देंगे वो देंगे, तो लोग बोलते हैं यार ये तो हमको मिल ही रहा है और ये आएंगे तो क्या गारंटी है कि देंगे, हो सकता है कि बदल जाए। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो 4 चुनाव हुए हैं, हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का, झारखंड का और महाराष्ट्र का, इसका एक संदेश है। वो संदेश ये है कि जब आप स्थानिक लीडर के ऊपर चुनाव लड़ते हो, स्थानिक लीडर का चेहरा प्रोजेक्ट करते हो, जैसे मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, आप देखें जो बड़े बड़े पोस्टर आखिर आखिर में लगे उसमें मोदी और फडणवीस दिखाई देते थे। हरियाणा में सैनी और मोदी दिखाई देते थे। तो जब आप रीजनल लीडर को प्रोजेक्ट करते हो तो बीजेपी के जीतने की संभावना ज्यादा होती है और बीजेपी जीत भी जाती है।
लेकिन जब आप रीजनल लीडर को प्रोजेक्ट नहीं करते, जम्मू कश्मीर में किसी को ये लोग प्रोजेक्ट नहीं कर सके, एक जो पार्टी का प्रेसिडेंट था वो बेचारा खुद ही हार गया, विधायक नहीं बन सका। झारखंड में इन्होंने लोकल लीडर को प्रोजेक्ट करने के बजाय विश्वा शर्मा को लेके आए, योगी जी को भेजा, शाह जी पहुंच गए और मोदी जी तो थे ही थे। तो इन सारे लोगों ने लाख कोशिश की, लेकिन झारखंड का चुनाव नहीं जीत सके। ये जो आरएसएस के बारे में बार बार कहा जाता है कि आरएसएस ने हरियाणा का चुनाव जिता दिया, आरएसएस ने महाराष्ट्र का चुनाव जिता दिया, तो क्या आरएसएस के हाथ पैर झारखंड में टूट गए थे क्या? कश्मीर में जाके काहे नहीं जीता है? तो ये सब कहने की बात है, लेकिन पैगाम ये है कि मोदी जी के अंदर आज की तारीख में चुनाव जिताने की क्षमता नहीं है। जब मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। और जो गलती इन्होंने अभी हाल में की, और तीसरी गलती ये लोग दिल्ली में करने जा रहे हैं, तो तीसरी गलती जो है उसमें फिर इसका नुकसान होगा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बार इस बात की संभावना है कि जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स केजरीवाल से हट के कांग्रेस की तरफ गया है, या दलित वोटर जो है वो कांग्रेस की तरफ गया है, तो उसके नतीजे में कांग्रेस को ज्यादा सीटें जीतेंगी। तो या तो ये होगा कि केजरीवाल अपनी सरकार बना देंगे इन दोनों की मदद से और बीजेपी तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगी, या ये होगा कि केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएगी। इस बात की जो है वो संभावना है। तो मेरा ये ख्याल है कि मोदी 1988 के बाद से अभी तक तो बीजेपी जीत नहीं सकी है, और इस बार भी जो है उसके जीतने की संभावना नहीं है। लेकिन मोदी जी जो है वो अपना जोर लगा रहे हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह जो है वो दिल्ली में अपना बीजेपी का कमल खिला दें, लेकिन मुझको नहीं लगता कि इसकी कोई संभावना है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सलीम साहब।